आज संभल में पाल बघेल जनसंदेश यात्रा को संबोधित करने प्रदेश सचिव माननीय श्यामलाल पाल प्रदेश महासचिव जी संबोधित करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा संभल के इस पावन जनपद में यहाँ के बहुत ही काबिल और शानदार जिला अध्यक्ष परम सम्माननीय असगर अली अंसारी साहब और इसी कार्यक्रम के कर्ता धर्ता परम सम्माननीय छोटा भाई आदरणीय सुभाष पाल जी और इस कार्यक्रम में जनपद संभल के जितने भी हमारे नेता, जितने भी हमारे साथी इस कार्यक्रम को अच्छे तरीके से उम्मीदों के साथ कार्य करने का काम किया, सफल बनाने का काम किया है। मैं सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आप लोगों की यह कड़ी मेहनत 2022 में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव की गुण खिलाएगा। सम्मानित साथियों, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात ना कर करके केवल एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज ये समाजवादी किसान नौजवान पाल बघेल संदेश यात्रा पूरे प्रदेश में चल रहा है। जिन जिन जनपदों में हम लोग गए, पत्रकार बंधुओं ने सवाल किया और ये सवाल किया कि अरे पाल बघेल संदेश यात्रा क्या है। इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी का चाहे वाल्मीकि समाज होगा, चाहे कश्यप समाज होगा, चाहे पटेल समाज होगा, किसी भी समाज का, पिछड़े वर्ग और दलित समाज का होगा, वो समाजवादी पार्टी का नेता अपने अपने लोगों के बीच में जाकर के 2022 के लिए वो अपनी बात बताने का कार्य कर रहा। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आजादी के 75 बरस बीत जाने के बाद हमारे जिन नेताओं का इस देश की धरती के लिए खून बहाने का काम किया था, ये पाल बघेल धनगर समाज और ये पिछड़ा समाज, पाल समाज के लोगों को पेरिया रामास्वामी नायकर की संतानें हैं, आप अहिल्याबाई होलकर की संतान है। और पेरिया रामास्वामी नायकर की क्या सोच थी, अहिल्याबाई होलकर की क्या सोच थी, बाबा साहब अम्बेडकर की क्या सोच थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की क्या सोच थी, उस सोच को आप लोग अमली जामा पहुंचाने का काम करें। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारी बहन एडवोकेट अपने बातों में कह रही थी कि जब मैं पाल समाज के लोगों में या वाल्मीकि समाज के लोगों में, साग समाज के लोगों में, तमाम समाज के लोगों में जाने का काम करती हूँ तो लोग सवाल मुझसे करते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या दिया। सवाल करना लाजिम है, आप सवाल करो, उसका नेता उसका जवाब हमारा नेता देगा। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि जब आपने कभी ताकत दिया समाजवादी पार्टी के नेताओं को, तो जब सबसे पहली बार 1989 ईस्वी में आदरणीय नेताजी पहली बार जब प्रदेश की बागडोर को संभाला, मुख्यमंत्री पद पर बैठे, तो उन्होंने ये देखा प्रदेश को चलाने के लिए आईएएस और पीसीएस की जरूरत पड़ती है। आईएएस और पीसीएस का काम और प्रमुख सचिव बनना होता है। जितने मंत्री होते हैं उतने प्रमुख होते हैं, उतने प्रमुख सचिव होते हैं और शेष आईएएस पीसीएस जिले में आकर के कलेक्टर बनते हैं और डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। और जब आदरणीय नेताजी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उनका दिमाग गया कि आखिर गांव के लोगों के पास एक फाइल अपनी खंगाली पूरे सचिवालय की। जब पूरे सचिवालय की फाइल को खंगाला तो गांव का ये हिरगड़िया पूर्वी केवट काशी कश्यप समाज के लोग कहीं भी आईएएस दिखाई नहीं पड़े, कहीं भी पीसीएस नहीं दिखाई पड़े। और जब नहीं दिखाई पड़े तो चूंकि वो किसान के बेटे थे, किसान के बेटे थे, उनकी निगाह दो जगह गई, एक शहरों की तरफ गया और एक गांव की तरफ गया। और जब शहरों की तरफ गया तो शहरों के पूंजीपति के बेटे और उनकी बेटियां कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करती थी, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ती थी और गांव में
प्राइमरी स्कूल से लेकर के माध्यमिक स्कूलों तक वो हिंदी माध्यम से हुआ करती थी। लेकिन जहाँ से कलेक्टर पैदा होता है, जहाँ से डिप्टी कलेक्टर पैदा होता है, जहाँ से तहसीलदार और दरोगा पैदा होता है, उसकी परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से हुआ करती थी। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिले में स्थित है और वो परीक्षा जो अंग्रेजी माध्यम से होती थी तो पूंजीपतियों के बेटे और बेटियां वो कलेक्टर बनते थे, डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार बनते थे, प्रमुख सचिव बनते थे। लेकिन नेताजी ने कहा अब उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलेगा। नेताजी ने कहा डॉक्टर लोहिया की समाजवादी विचारधारा चलेगी और पाल समाज के लोगों तुम्हारे बाप पेरियार रामास्वामी नायकर का विचार चलेगा। उस विचार को लेकर के नेताजी ने क्या किया, पहली कलम से उत्तर प्रदेश में जहां से डिप्टी कलेक्टर पैदा होता है, जहां से तहसीलदार पैदा होता है, उस परीक्षा को अंग्रेजी माध्यम से हटा करके हिंदी माध्यम से कर दिया। और हिंदी माध्यम से क्या कर दिया, तो 89 के बाद जब भी कोई भी सरकार आई और वही 93 में मंडल और कमंडल की लड़ाई में जब मंडल पास हो गया तो आपके बेटे और बेटियां डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार बनना शुरू हो गए। और जब तहसीलदार बनना शुरू हो गए तो ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों के आप गिरगिरी बन गए, आप उनकी आंख की गिरगिरी बन गए, उनके पेट का पानी तक नहीं बच रहा है। तो इसलिए ये पालों के बीच में गए, वाल्मीकि के बीच में गए, पटेल समाज के बीच में गए, जितने भी प्रदेश में रहने वाली ये जातियां हैं उनके बीच जा जा करके केवल एक संदेश देने का काम किया, अलगाव पैदा करने का काम किया, नफरत पैदा करने का काम किया। और नफरत यहाँ तक पैदा कर दिया तुम मुसलमानों के साथ न बैठो। अगर मुसलमान का कोई गरीब भाई अगर सब्जी और अंडे की दुकान लगा करके फुटपाथ पर बैठा हुआ है तो इतनी नफरत पैदा कर दिया कि कोई बाल बघेल उस मुसलमान की दुकान से सब्जी न खरीदे, उसके साथ बैठ न सके, उसके साथ निमंत्रण न कर सके। और इतना अलगाव पैदा कर दिया कि मुसलमानों से तो अलगाव पैदा कर दिया, वहीं पर साथ में यादवों से भी अलग कर दिया। यादवों से क्या अलग कर दिया कि मुलायम सिंह यादव बनते हैं तो यादव सिपाही बनता है, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो यादव सिपाही बनता है, मुसलमानों का बढ़ावा होता है इस प्रदेश में। मैं सवाल करना चाहूंगा, ऐसे नफरत पैदा करने वाले लोगों से सवाल कर लेना, उनसे सवाल करके पूछ लेना। मुलायम सिंह यादव लोहियावादी है, मुलायम सिंह यादव अम्बेडकरवादी है, उन्होंने अपने पीरियड में नौकरी दी है, पिछड़ों को दी है, यादव ज्यादा पाया है, ये सच भी है। लेकिन मैं सवाल करना चाहूंगा, जिन लोगों ने विरोध किया 2007 में बहन जी की सरकार बनी थी, आज भी समाजवादी पार्टी में बहन जी की पार्टी में काम करने वाले लोग आए हैं, उनसे भी सवाल करता हूँ, बहन जी ने नफरत पैदा किया था, ये यादववादी मुलायम सिंह यादव हैं और मुलायम सिंह ने 100 में 38 सिपाही यादव को बनाया था। लेकिन वो नफरत पैदा करने वाली बहन जी जो पिछड़ों में यादव से अलग करने का कहा गया था, वाल्मीकि को, पाल को, पटेल को, तमाम बिरादरियों को अलग करने का काम किया था। जब बहन जी की सरकार बनी तो जो नौकरी आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने 100 में 38 यादव बनाया था, वही बहन जी 100 में 41 बना दिया। बढ़ाया कि घटाया? बाल समाज के लोगों बताओ कि नेताजी 100 में 38 नौकरी सिपाही दिया, यादवों को दिया, और जब बहन जी की सरकार बनी मायावती जी की तो उन्होंने 38 से आगे बढ़ा करके 41 कर दिया, 41 कर दिया। और जो हमारे बीच में नफरत पैदा करने वाले ये बाबा जी जो घंटा बजाने वाले लोग थे, ये घंटा बजाने वाले लोग जब मुख्यमंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री बनने के बाद इनका यादव प्रेम गहरा हो गया, योगी बाबा का यादव प्रेम गहरा हो गया। कितना गहरा हो गया? यहाँ रिश्ता है साले और बहनोई का पाल समाज के लोगों, रिश्ता साले और बहनोई
जो नौकरी आदरणीय नेताजी ने 100 में 38 यादवों को दिया था, भैया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का साला, प्रदेश का मुख्यमंत्री, घंटा बजाने वाला, उसने क्या कर दिया? 100 में 43 नौकरी दिया। इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया। नेताजी ने 32 दिया, बहन जी ने 41 किया और बाबा योगी 43 कर दिया। ये बाल समाज के लोग ये यादवों से दोस्ती कर रहे हैं, यादवों को ज्यादा नौकरी दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव तो कम दिए थे, लेकिन ये बहन जी और ये योगी ज्यादा यादवों को नौकरी दिया। वहां से गडरिया को हटा दिया, वाल्मीकि को हटा दिया, लोहार बहार धोबी प्रजापति को हटा दिया, तमाम बिरादरियों को यादव और मुसलमानों से अलग कर दिया। तो आपने घंटा बजाने वाले को मुख्यमंत्री बना दिया, घंटा बजाने वाले को आपने प्रधानमंत्री बना दिया। हिंदुत्व के नाम पर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, बाल समाज के लोगों, समाजवादी पार्टी के साथियों, सवाल कर लेना घंटा बजाने वाले लोगों से। अगर जो मुख्य घंटा बजा रहे हैं वो आपके बीच में न आवे तो उनके लोग जरूर आएंगे। पूछ लेना इसी हाथरस में वो वाल्मीकि की बेटी जिसके पास सामूहिक रेप हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व थे, वो हिंदू थी कि मुसलमान थी? पूछ लेना है सवाल। वो वाल्मीकि समाज की बेटी हिंदू थी कि मुसलमान? हिंदूवाद का नारा देने वाले, हिंदी को घंटा पकड़ाने वाले लोग, हमारी बेटी के साथ बलात्कार हो रहा। बाल समाज के लोगों सवाल कर लेना, बलिया करो छोड़, जो बिहार के तराई में आता है, बिहार के बॉर्डर पर जयप्रकाश पाल को दिन दहाड़े एसडीएम और तहसीलदार और सीओ के सामने, वहाँ के विधायक सिंह के सामने जयप्रकाश पाल की हत्या कर दी जाती है। कोटे की दुकान को लेकर के पाल समाज के लोगों इसका सवाल कर लेना, और जयप्रकाश पाल हिंदू था कि मुसलमान था? इसको सवाल कर लेना। और सवाल कर लेना उसी उन्नाव हरदोई में जो शिवसेना कौन है, वो विधायक रहा है, जो तमाम चर्चाओं के विषय में रहा है, वो बेटी हमारी हिंदू थी कि मुसलमान थी? इसका सवाल कर लेना। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने, किसान किसी बिल को लेकर के तमाम काले बिल का इतना विरोध किया, 700 के लगभग किसान मर गए बेचारे अपने लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए। पूछ लेना, सवाल कर लेना कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ, किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़वा देता है, बुलडोजर चढ़वाने का काम करता है, वो मुसलमान थे हिंदू थे? वो मुसलमान थे कि हिंदू थे? इसलिए मैं आप लोगों से विनती करना चाहूंगा कि आप लोग सचेत हो जाइए। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं है, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं है। बाल समाज के लोगों, आप जानते हो मोहम्मद साहब क्या पालते थे? वो बकरियां पालते थे। हमारी बहन जी ने रिश्ता यादवों का बालों से बताया। मैं बाल समाज के लोगों, आप लोगों से कहना चाहूंगा, हजरत मोहम्मद साहब जो दुनिया के मसीहा हैं, तीन तिथियों के मसीहा हैं, बकरी को पालते थे। गडरिया भी बकरी को पालता है। मोहम्मद साहब की बिरादरी और बाल बिरादरी गडरिया रामास्वामी की एक है। लेकिन आपने मोहम्मद साहब को छोड़ दिया, मुसलमानों ने पकड़ा और मुसलमान ईमानदार की लड़ाई लड़ता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मस्जिद में अगर गलत जगह मस्जिद है, अगर जमीन छराई है तो वहाँ मस्जिद नहीं निर्माण होता है। अगर गलत तरीके से बात है तो वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती है। लेकिन आप इतिहास उठा करके देख लो, जो सबसे ज्यादा जमीन विवादित होगी, झगड़ालू होगी, मंदिर वही बनेगा। ये झगड़ा लगाने वाले लोग हैं। मैं बाल समाज के लोगों, आप लोगों से कहना चाहूंगा, पिछड़े और दलित समाज के लोगों, आप लोगों से कहना चाहूंगा, यहाँ न तो राम की लड़ाई है, न रहीम की लड़ाई है, न हिंदू की लड़ाई है, न मुसलमान की लड़ाई है, न मंदिर की लड़ाई है और न मस्जिद की लड़ाई है। ये लड़ाई केवल राजसत्ता की है, राजसत्ता एक ऐसी बड़ी ताकत होती है कि जहाँ से आपका कलेक्टर पैदा होता है, जहाँ से आपका डिप्टी कलेक्टर पैदा होता है, जहाँ से तहसीलदार और दरोगा
सिपाही पैदा होता है। योगी को पता है, योगी के खानदान को भी पता है, उसके रिश्तेदार नातेदारों को पता है मुझसे ज्यादा धार्मिक कौन है। महिलाबाई होलकर का वंशज हो। महिलाबाई होलकर ने जितने मंदिरों का निर्माण कराया है भारत में, उससे ज्यादा मंदिर का गिराने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उठा करके देख लो, टाउन एरिया को देख लो, बड़े बड़े कस्बों को देख लो, हाईवे को देख लो, मंदिर को धराशायी करके ये लोग जो है सड़क का निर्माण किए। अगर यही काम आदरणीय अखिलेश यादव करते तो कहते हैं राम के विरोधी है, राम के विरोधी है। तो लड़ाई इसकी नहीं है, लड़ाई केवल सत्ता की है। योगी जानता है। आपने विश्वविद्यालय में देखा, एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट जो डिग्री कॉलेज में पढ़ाने का काम करते हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम करते हैं, ये बांदा विश्वविद्यालय है बुंदेलखंड में, जहाँ साथ चले आते हैं। बुंदेलखंड में बांदा विश्वविद्यालय में 14 एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति थी और उस नियुक्ति में घंटा बजाने वाला घंटा छोड़ करके जब राज मंदिर का घंटा पकड़ा तो 14 में 14 योगी के रिश्तेदार और उनकी बिरादरी आ जाते हैं। लेकिन जब आपका भाई मुख्यमंत्री बनता है तो कहेंगे मुसलमान वध कर दिया, कहेंगे यादववाद कर दिया, और लोक सेवा आयोग में क्या लिख देंगे, ये यादव कमीशन है, यादव कमीशन है। और जब हमारा साथी जाता है वहाँ पर ठाकुर कमीशन लिखने के लिए तो वो देशद्रोही हो जाता है। देशद्रोही कौन है? जो अपने हक की बात करे। किसान देशद्रोही है, इन्होंने बताया किसान देशद्रोही, मजदूर देशद्रोही, तमाम सारी चीजें जो आप सही काम कर रहे हो देशद्रोही है। मैं कहना चाहूंगा ये रामराज की संकल्पना करने वाले लोग रामराज को कहां ले जाना चाहते हैं। बाल समाज के लोगों, आप समझ लो रामराज क्या चीज है। रामराज में क्या हुआ था? शंभु ऋषि की हत्या भगवान राम ने किया था। शंभु ऋषि चूंकि शूद्र बिरादरी था, दलित बिरादरी था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। और रामराज में तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं था और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के राज्य में तुम्हें पढ़ने का अधिकार है, तुमको कलेक्टर बनने का अधिकार है, तुम्हें दरोगा और सिपाही बनने का अधिकार है। इसलिए तुम्हारे साथ सौदेला व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए साथियों, आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस भारतीय संविधान में भारतीय संविधान खतरे में है। भारतीय संविधान खतरे में है। भारतीय संविधान खतरे का मतलब यहाँ पर पूरी पिछड़ी जात खतरे में है, यहाँ की पूरी दलित जात खतरे में है, पूरा मुसलमान खतरे में है, अगड़ा भी खतरे में है और पिछड़ा भी खतरे में है। इसलिए अगड़ा भी ललकारा है, पिछड़ा भी ललकारा है, माइनॉरिटीज भी ललकारा है कि आप आ जाओ इस उत्तर प्रदेश की शान को भारतीय संविधान के तहत इनकी रक्षा कर लो। अगर नहीं रक्षा करोगे, अगर नहीं रक्षा करोगे तो आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद हमारे बूढ़े बाप के चेहरों पर झुर्रियां हैं, मुस्कान नहीं है, उनके चेहरों पर हंसी नहीं है। आखिर हमारे बूढ़े बाप नेपाल समाज के बहुत से लोग आए, इनके चेहरे क्या बता रहे हैं? इनके चेहरे बता रहे हैं इनको कायदे से भोजन नसीब नहीं है। इनके चेहरे बता रहे हैं कि इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में तामील नहीं लेते हैं, अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ पाते हैं। अगर किसी बाल समाज का कोई भाई दरोगा बन जाएगा तो उसके चेहरों पर मुस्कान रहेगी, उसके बाप के चेहरों पर। लेकिन तुम्हारे अधिकारों का हनन हो रहा है, आप समझ जाओ और सोच लो। अगर इसकी लड़ाई आप लोग नहीं लड़ोगे, जिस लड़ाई को पेरिया रामास्वामी नायकर जो गडेरिया बिरादरी के थे, जो गडेरिया बिरादरी के थे, तमिलनाडु में इनका आंदोलन चला था, अहिल्याबाई होलकर को आप जानते हो। इसलिए आज पूरे देश की जनता संकट में है। आप यादव को पिछाड़ने के चक्कर में पड़े हो, आप मुसलमान को पछाड़ने के चक्कर में पड़े हो। अभी रिजल्ट उठा करके देख लो, जितने भी समाज के लोग यहाँ पर आए हैं, अभी IAS का रिजल्ट आया है। संघ लोक सेवा आयोग में वहाँ पर यादव लड़का, मेरे इलाहाबाद जनपद का, मेरे गांव का लड़का IAS में टॉप किया है, वो DM बनने जा रहा है। सरकार किसकी है? अखिलेश यादव की है या मुलायम सिंह की है? सरकार तो है योगी के बाप मोदी की। मोदी में भी हिम्मत नहीं हुई कि यादव को पछाड़ दे। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अभी नीट की परीक्षा में कोई यादव टॉपर हो गया है तो यादव को पछाड़ने के चक्कर में तुम तो इतने पीछे चले जा रहे हो, इतना पीछे तुम्हारे गड्ढा है कि अगर पड़ जाएगा तो आप दफन हो जाओगे। कभी अपने बच्चे की खुशहाली के लिए, उनके उज्जवल भविष्य की संकल्पना नहीं कर पाओगे।
बड़ा भरोसा और उम्मीद के साथ कहता हूँ कि संबलपुर की संबल जनपद के हजारों विधानसभा को आपकी ताकत से अगर जीत करके चले जाते हो तो किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि हमारे बाल समाज या पिछड़े समाज को कोई बदनाम कर सके, उनके सम्मान न दे सके। और आपके इज्जत के लिए, आपकी मर्यादा के लिए मैं अपने आदरणीय महबूब नेता अखिलेश यादव जी से भी लड़ूंगा। और आपके जनपद में बहुत ही शानदार जिला अध्यक्ष हैं बड़े भाई असगर अली साहब और हमारे बड़े भैया बहुत लोकप्रिय विधायक फाइन साहब, ये ऐसे लोग हैं, इन लोगों से लड़कर के भी जरूरत पड़ेगी। पहली चीज तो प्रेम और मोहब्बत से ये अपने आप आपको धकेल देंगे। अगर कोई दिक्कत आती आपके सम्मान में तो इन लोगों से हम लोग लड़कर भी देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन करते हुए बाल समाज के लोगों, आप आज से निकल जाना, ये जरूरत न पड़े कि आपको जिला अध्यक्ष भाई असगर अली के बाल समाज के लोगों साइकिल में जोड़ दो। आप खुद निकलो, अपने भाइयों से कहो, अपने बंधुओं से कहो और अपने बंधुओं से कहना शुरू कर दोगे। मैं समझता हूँ कि यह संदेश केवल एक सप्ताह में पूरे जनपद संभल में फैल जाएगा। और जब संभल में आग की तरह फैल जाएगा तो ये राखी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। योगी और मोदी दोनों को करना है। आने वाले दिनों में आपका सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी। इन चंद बातों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक देते हुए साथियों, मेरे पास बड़ा वर्क है, मेरे पास बड़ा वर्क है। मैं 32 दिनों से चल रहा हूँ इस जनसंघ देश यात्रा को लेकर के। कल हमको रामपुर जाना है, अब लगातार चलना पड़ेगा। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में हम चुनाव के पीरियड में न आ पाए, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो हम आने का काम करेंगे और लोगों का कार्यक्रम छोड़ करके हम सभी साथी लोग। लेकिन निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने चेहरों पर मुस्कान आज से ले आ लो, हंसी और खुशी से ले आ लो। और वो हंसी और खुशी जब अखिलेश यादव जी होगी तो आपके लिए भी वर्षा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाज, जय भारत, जय भारत।